प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने तैयार हूँ। हर्षकालीन भारत। वीडियो सुनने से पहले मैं इस चैप्टर के अलावा आपको बहुत सारी मुख्य बातें बताऊंगा जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और राजस्थान बोर्ड के लिए तो खासकर और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर गुप्तोत्तर काल आया, जिसमें छोटे मोटे अनेक शासक हुए, जैसे वल्लभी के मैत्रक, कनौज के मौखरी, मालवा और मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। ठीक है दोस्तों, और बंगाल के गौड़। उनके बाद देखा जाए तो भारत में सबसे शक्तिशाली गुप्त काल के बाद, उनके विघटन के बाद थानेश्वर में एक नया वंश स्थापित हुआ, जिसे हम कहते हैं पुष्यभूति वंश, या उसका दूसरा नाम था वर्धन वंश। ठीक है, ये वैश्य जाति के थे पुष्यभूति वंश, और इन्होंने थानेश्वर में अपने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। याद रखना दोस्तों, थानेश्वर दिल्ली के निकट स्थित है और पुष्यभूति वंश में 3 शासक हुए थे। पुष्यभूति वंश में कितने शासक हुए थे? 3 शासक हुए थे। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इस कड़ी को समझना आप। 3 शासक हुए महत्वपूर्ण। नंबर 1 आपको पता ही है, जो 1 और 2 जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक था और देखा जाए तो प्रभाकर वर्धन और उसके दोनों पुत्र। ठीक है, तो हम थानेश्वर पर पुष्यभूति वंश को यूं पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन से। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। पहला है राज्यवर्धन। क्या है? राज्यवर्धन। दूसरा है हर्षवर्धन, और तीसरा है राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, याद रखना, प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। पहला राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा राज्यश्री। राज्यवर्धन की गौड़ के राजा शशांक ने हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या किसने की? गौड़ वंश के राजा शशांक ने हत्या कर दी। उस वजह से राज्यवर्धन के बाद वर्धन वंश पर हर्षवर्धन स्थापित होते हैं, और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का। चलिए दोस्तों, तो इस टॉपिक पर आप वापस आते हैं आप, और बीच बीच में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हर्षकालीन भारत। तो गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। याद रखना दोस्तों, थानेश्वर दिल्ली के निकट और हरियाणा में, वहाँ पर कौन से वंश की स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। 3 शासक थे जो महत्वपूर्ण नहीं थे, गौण थे। चौथा शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद में राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, उसके पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक कब बना? 606 ईस्वी में। वह 647 ईस्वी तक शासन किया, यानी हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है दोस्तों, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है दोस्तों, तो वर्धन वंश की राजधानी का नाम था कन्नौज।
चलिए, आपको पता ही है कि गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की भी हत्या की, और मालवा का जो देवगुप्त है उसने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा का भी वध कर दिया। ये भी इन दोनों हत्याओं का बदला लेना चाहता था कौन? हर्षवर्धन। इसीलिए हर्षवर्धन के जो विजय और साम्राज्य विस्तार है वो इन्हीं दो हत्याओं के संघर्ष में छिपा हुआ है, और हम आगे इसी कड़ी में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हर्ष की विजय और साम्राज्य विस्तार। ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, और हर्षचरित से मिलती है, और वेनसांग से मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। हर्षवर्धन ह से और वेनसांग भी ह से, याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं। फाहियान आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक के समय आया था, और हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया। तो हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की, ठीक है, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वेनसांग उसके पंच भारत की विजय का भी उल्लेख करता है। तो हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 606 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो सवाल बन गया हर्ष राजगद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। तो उसने सर्वप्रथम बंगाल के गोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की। आपको पता है कि हर्षवर्धन ने राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले बंगाल के गोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों की? क्योंकि बंगाल का जो गोड़ राजा शशांक था उसने क्या किया था? हर्षवर्धन के भाई की हत्या कर दी थी, और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सबसे पहले बंगाल के गोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की। याद रखना, उस समय बंगाल का शासक कौन था? शशांक। याद रखना, बंगाल का शासक कौन था? गौड़वंशी शशांक। तो शशांक को हराने के लिए हर्ष ने कामरूप, वर्तमान असम, कामरूप के शासक थे भास्कर वर्मा, उसके साथ समझौता किया, जिससे गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया। यानी भास्कर वर्मा से दोस्ती करके हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक के राज्य विस्तार को भी सीमित कर दिया, और उसकी शक्ति को भी सीमित कर दिया। फिर हर्ष ने 630 से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य, यानी वल्लभी का जो शासक था वो कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य, उसको क्या किया? पराजित किया, जो चालुक्यों से युद्ध का पूर्व चरण था। ठीक है, बाद में हर्ष ने वल्लभी से ही, ठीक है, वल्लभी से ही वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वल्लभी नरेश ध्रुवसेन को हराया, और उसके बाद वल्लभी वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसी समय यानी हर्ष के समय ही हर्ष का दक्षिण भारत में समकालीन शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया, यानी साम्राज्यवादी नीति का सहारा लिया, और दोनों राज्यों की सीमाएं निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध को अनिवार्य बना दिया। ये युद्ध संभवतः 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ होगा। यानी पुलकेशिन द्वितीय वर्सेज हर्षवर्धन, इनके बीच में जो युद्ध हुआ है वो 630 से 634 के बीच में हुआ।
और कौन सी नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर हुआ। ह्वेनसांग और पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रशस्ति है ऐहोल प्रशस्ति। इस युद्ध में हर्ष की असफलता का उल्लेख करता है, यानी इस युद्ध में हर्ष पराजित हुए। ये कौन कौन कहता है? एक तो ह्वेनसांग कहता है और एक पुलकेशिन द्वितीय का खुद का एक प्रशस्ति है ऐहोल प्रशस्ति, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखाई? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। तो ह्वेनसांग और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति है, उसके अनुसार हर्ष पराजित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हर्ष का साम्राज्य क्या था? दक्षिण में नर्मदा के तट पर तक फैला और वातापी चालुक्य के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। वो भी नर्मदा के दक्षिण में हर्ष के विस्तार को रोकना चाहते थे। तो एक ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के समय रवि कीर्ति ने 634 ईस्वी में लिखा। तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित हुआ और ये युद्ध वास्तव में 630 से 634 के बीच में हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हर्ष अपने पूर्वी भारत अभियान में सफल रहा। अब दक्षिण भारत में तो उसने भेज दिया, फिर पूर्वी भारत में अभियान भेजता है और उस पूर्वी भारत अभियान में भी वो क्या रहता है? सफल। और एक चीनी लेखक था मातुआन, चीनी लेखक का नाम क्या है? मातुआन लिन, याद रखना मातुआन लिन। 641 ईस्वी में हर्ष को मगध नरेश बताता है। चीनी यात्री मातुआन लिन 641 ईस्वी में हर्ष को मगध नरेश बताता है। संभवतः हर्ष व कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के गठजोड़ ने बंगाल व पूर्वी भारत को विजित किया। आपको पहले ही पता है कि बंगाल के गौड़ राजा शशांक को सीमित करने के लिए हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से दोस्ती की और बंगाल और पूर्वी भारत को विजित किया। ठीक है, फिर है 640 ईस्वी के आसपास ओडू, कांगोद और कलिंग पर विजय प्राप्त कर उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की और हर्ष ने उड़ीसा विजय के बाद बौद्ध धर्म सभा या बौद्ध सभा बुलाई और उसकी पुष्टि कौन करते हैं? चीनी यात्री अपने विवरण में पुष्टि करते हैं। बाण भट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा को राजलक्ष्मी से वंचित किया। कहने का मतलब है हर्ष ने सिंध के राजा को भी पराजित किया, जिसे पहले प्रभाकर वर्धन हरा चुका था। सिंध के राजा को प्रभाकर वर्धन भी हरा चुके थे, यानी उनके पिता भी उनको हरा चुके थे। आपको पता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। ठीक है, यानी हर्ष की माता का नाम यशोमती था। अब सिंध हर्ष का आश्रित राज्य हो गया और जालंधर का उदित और प्रत्यक्षतः पूर्वी मालवा का माधवगुप्त उसके आश्रित हो गए। यानी पूर्वी मालवा के ऊपर शासन किसका था? माधवगुप्त का। तो जालंधर का उदित उतवा और पूर्वी मालवा ये दोनों ही किनके आश्रित हो गए? हर्षवर्धन के। बाण भट्ट व ह्वेनसांग कश्मीर व नेपाल पर हर्ष के आधिपत्य की बात कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बाण भट्ट और ह्वेनसांग दोनों क्या कहते हैं कि कश्मीर और नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था, यानी हर्ष का राज था। कश्मीर के राजा को, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ ये परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन परीक्षा में। कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दांत देने के लिए बाध्य किया। यानी कश्मीर के राजा से हर्ष ने बुद्ध का जो अवशेष है, उनके दांत, उनसे लेने के लिए हर्ष ने कहा। और नेपाल में हर्षवंत के प्रचलन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। यानी नेपाल में एक हर्षवंत चलता है, जो कि इस तथ्य की पुष्टि होती है किसकी? बुद्ध के दांत मांगने की। हर्ष ने कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत देने के लिए बाध्य किया। फिर हर्ष के तुषार
शेल अर्थात बर्फीले पहाड़ों के निर्गम क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र से कर वसूलने का भी उल्लेख हुआ है। 41 वर्ष के अपने शासन के दौरान हर्ष ने अपने सामंत राज्यों में दूर दराज के क्षेत्रों जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश व असम को सम्मिलित किया। संयुक्त प्रदेश बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और राजपूताना ये सारे हर्ष के प्रशासन के अधीन थे। संयुक्त प्रदेश में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और राजपूताना, जबकि अन्य कौन कौन से? जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश और असम, ये सारे के सारे हर्ष के राज्य में सम्मिलित थे। अंततः हर्ष उत्तरी भारत को के एक बहुत बड़े शासन के रूप में विद्यमान रहा। दक्षिण भारत के अभिलेखों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलो उत्तरापतनाथ, हर्ष की उपाधि सकलो उत्तरापतनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया। उत्तर भारत का स्वामी किसे कहा जाता है? हर्ष को। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, यानी सामंती व्यवस्था के आधार पर हर्ष का साम्राज्य स्थापित था, सामंती संगठन। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, लेकिन अन्य राज्यों पर उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, डायरेक्ट नियंत्रण नहीं करते थे। हर्ष की उपाधियाँ कौन कौन सी है? परम भटारक, महाराजाधिराज, सकलो उत्तरायेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम और परमेश्वर, ये सभी हर्ष की उपाधियां हैं। और इन सब से स्पष्ट होता है कि हर्ष में दैवीय गुणों का समावेश था। हर्ष के अधीनस्थ शासक भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति, सामंत, महासामंत, महाराजा की उपाधि धारण करते थे। अधीनस्थ शासक हर्ष को टैक्स देते थे और सैन्य सहायता करते थे एवं राज दरबार में उपस्थित होते थे, हाजिरी लगाते थे। हर्ष इन्हें न केवल सुरक्षा देता बल्कि प्रशासनिक छूट भी देता था। और अधीनस्थ शासकों में वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पुरवर्मन, जालंधर का उदित और उत्तर गुप्त शासक माधवगुप्त का नाम भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मुख्य मुख्य बातें थी हर्ष के समय की, और भी बहुत सारी जानकारी हैं जो हम कभी अलग से हर्ष के विशेष हर्ष के टॉपिक पर ही कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। और हर्ष को हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है, याद रखना। ये हर्षवर्धन की उपाधि है शिलादित्य, और हिंदू काल का अकबर किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। और ये यूरोपीय लेखकों ने हर्ष को कहा है हिंदू काल का अकबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदू काल का अकबर। हिंदू काल का अकबर, हिंदू काल का अकबर किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो के सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। लिखिए, आप शुरू से वापस सुनिए और लिखना आरंभ कीजिए। देखिए, गुप्त साम्राज्य के विखंडन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में कौन से वंश की स्थापना हुई? गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में कौन से वंश की स्थापना हुई? नेक्स्ट, हर्षवर्धन का शासनकाल बताइए। हर्षवर्धन का शासनकाल बताइए। नेक्स्ट, हर्ष की या वर्धन वंश की राजधानी का नाम बताइए। हर्ष की या वर्धन वंश की राजधानी का नाम बताइए। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? वापस सुनिए, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम बंगाल के गोंडों के विरुद्ध
कार्रवाई की उस समय वहाँ का शासक कौन था? हर्षवर्धन ने सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम बंगाल के घोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की उस समय वहाँ का शासक कौन था? नेक्स्ट, हर्ष के समय कामरूप का शासक कौन था? हर्ष के समय कामरूप का शासक कौन था? नेक्स्ट, ऐहोल प्रशस्ति किसकी कृति है? नेक्स्ट लिखिए, सकलो उत्तरापतनाथ। हर्ष की एक उपाधि सकलो उत्तरापतनाथ से आप क्या समझते हैं? हर्ष की एक उपाधि सकलो उत्तरापतनाथ से आप क्या समझते हैं, या इससे आप का क्या अभिप्राय है? यानी सकलो उत्तरापतनाथ नामक उपाधि का क्या अर्थ है, जो कि हर्ष को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हर्ष की अन्य उपाधियों के नाम लिखिए। हर्ष की अन्य उपाधियों के नाम लिखिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।